बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड मेथड है वो भी बहुत सिंपल है। थर्ड मेथड के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि जो थर्ड मेथड है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है। 10th बोर्ड के एग्जाम में इस मेथड पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये अपने आप में मेथड है ना, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यार। ठीक है, मेथड यूनिक है और टीचर भी यूनिक है। ठीक है, तो बच्चों को भी यूनिक बनना पड़ेगा। आगे बात समझ में, अगर टीचर स्मार्ट है ना तो बच्चों को भी स्मार्ट रहना पड़ता है। देखिए मेरी ये टेंडेंसी है, तो अब आपको भी मेरी ये बात फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ पे और स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है हमारे को, ये तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आया 2x + 3y = 17, ये इक्वेशन नंबर 1। 3x - 2y = 6, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जब भी मेरे पास इस फॉर्मेट में कोई सा भी क्वेश्चन होता है ना, मैं सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करता। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको सिखाई थी कौन सी, a1x + b1y + c1 = 0। मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अगर उधर है तो मैं उसको पहले इधर लेके आऊंगा दोनों ही इक्वेशन में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। आया कि नहीं आया बच्चों समझ में? मतलब सबसे पहले तो मुझे इस फॉर्मेट में मेरे क्वेश्चन को लेके आना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 17 को भी इधर ट्रांसपोज करूंगा और 6 को भी इधर ट्रांसपोज करूंगा। जैसे मैं 17 को उधर ट्रांसपोज करूंगा, इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 2x + 3y - 17 = 0। ये तो बन जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, इस तरह से कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि 17 इधर प्लस का था, उधर जाएगा माइनस का। सेकंड इक्वेशन में क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में 6 को उधर ट्रांसपोज करूंगा, तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 3x - 2y - 6 = 0। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो मतलब टारगेट सेट रहना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल शुड बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a1x + b1y + c1 = 0। उधर =0 रखना है हर बार, कोई सी भी आपके पास इक्वेशन हो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक शानदार बात बताने वाला है। जैसे ही आपने ये कर दिया, इसके बाद आपको लिखना है BCAB स्पेस छोड़ के। ठीक है, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखना है, बकाब BCAB और नीचे स्पेस छोड़ के BCAB। ऊपर लिखा ना तो ऊपर सबके लिए 1 लगा दीजिए। ट्रिक मेरी बहुत स्पेशल है इस मेथड को बताने की, आपको मेरी ही ट्रिक फॉलो करनी है अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं तो। बाकी फिर आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, नीचे सबके लिए 2 लगा देंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। आया कि नहीं आया समझ में? कितना सिंपल है। बका BCAB, नीचे भी BCAB, ऊपर सबके लिए 1 1, नीचे सबके लिए 2 2। अब ऐसा काम क्यों किया भैया, क्या जरूरत आ रही थी? जरूरत तो थी ना यार। B1 C1 A1 B1 इनकी वैल्यू रखेंगे, नीचे भी सेम यही काम करना है। और B1 क्या होता है, B1 होता है फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन, अब उसको नहीं चेक करेंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो B1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3। यहाँ पे इसके ऊपर लिख देंगे हम 3। ये लो एज इट इज चलता रहेगा प्रोग्राम। C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -17। माइनस है तो माइनस का ही लिखना है, तो C1 के ऊपर लिख देंगे -17। अब A1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। A1 की वैल्यू कितनी है, 2। A1 की वैल्यू लिख दी मैंने 2। B1 अभी लिखा ही था आपके लिए, कितना है, 3। ये यहाँ का तो काम खत्म हुआ। अब नीचे B2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, ये रहा B2 की वैल्यू कितनी है, -2। C2 की वैल्यू कितनी है, -6। C2 का मतलब सेकंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म, ये आ गई -6। A2 सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। B2 अभी लिखा ही था आपने, B2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब आप यहाँ तक बहुत अच्छे से देख लीजिए कि किसको मेरी बात समझ में नहीं आई। आई होप आपको बात समझ में आ गई, तो फिर भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद हम जो बात लेके आने वाले हैं वो बड़ी स्टैंडर्ड बात है, बहुत ही यूनिक बात है, क्योंकि मेथड यूनिक है ना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है बच्चों,
अब देखिए, अब जो बात स्टार्ट होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए, आपने क्या किया था, बकाब लिखा था ऊपर, नीचे भी आपने बकाब लिखा था, ऊपर सबके लिए 1 1 लगाया था, नीचे सबके लिए आपने 2 2 लगाया था। अब आपको क्या करना था, उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू भी आपने पुट कर ली थी, ठीक है। इसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है, अगर आपको वो याद है तो ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना, ये आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, इसकी मेरे पास ट्रिक मैं सिखा दूंगा आपको। ऐसे याद रखना, x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, मतलब इनके नीचे जो वैल्यू आएगी ना, ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपको याद नहीं करनी, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको ये फॉर्मेट याद रखना, x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। अपॉन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके नीचे जो हमारे पास टर्म्स आएगी, अब हम उनको लिखने वाले हैं। तो मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी ये टर्म आपको 1 मिनट में याद होने वाली है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आपको मेरी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। देखिए, अपॉन में क्या आएगा, दिखाता हूँ आपको। मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आ गया आंसर b1 c2। b1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, c2 से, b1 c2, ये लिख दिया b1 c2। अब क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अब मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, पहले मैं ऊपर से नीचे आया था, अब ये मैंने माइनस लगाया। अब कैसे लिखूंगा, b2 c1, ये लिखा मैंने b2 c1। ये तो हो गई x के अपॉन में जो लिखना है उसकी कहानी खत्म। इक्वल टू y अपॉन, y के अपॉन में ये लिखा हुआ है ना, अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए वापस सीक्वेंस में चलते रहेंगे। अब किसका नंबर आएगा, c1a2, c1a2। अब माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अब नीचे से ऊपर जाना है, माइनस c2a1, ये आ गया माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन, तो पहले तो लिखा 1 और अपॉन में देखिए कैसे 1 अपॉन, अब की बार किसका नंबर आएगा, इसका a1 b2, a1 b2, फिर माइनस लगाएंगे और अब नीचे से ऊपर जाएंगे a2 b1। तो सबसे पहले तो ये काम करना है, क्योंकि अगर आपने ये काम किया तो ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक आ गई आपको मेरी बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब बच्चों का खेल है यार। अब आप इतना इजीली करेंगे ना इसको कि आप भी कह देंगे कि सर बस यही था इसमें। तो ये इस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी कि आपको पता होना चाहिए x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन, और x अपॉन में क्या आएगा, दिस वैल्यू, y अपॉन में क्या आएगा, दिस वैल्यू। इसको याद नहीं करना है, इसको मेरी ट्रिक से याद रखना है। लेकिन अगर आपने ये ट्रिक याद नहीं रखी ना, तो फिर याद करना पड़ जाएगा, फिर बहुत लफड़ा पड़ता है। इसलिए इस मेथड को जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही याद रखना है, और एग्जाम में भी वैसे ही करना है, फुल मार्क्स आएंगे, इट्स माय प्रॉमिस। तो देखिए b1 c2, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है। b1 कितना है 3, c2 कितना है बच्चों -6, 3 को -6 से किया, माइनस का 18 आ गया। पहले माइनस लगाना है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है, यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए b2 को c1 से, दोनों ही माइनस के है ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, प्लस 17 2 जा 34, ये आ गया माइनस का 34, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू y अपॉन में क्या आएगा, c1a2, -17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 51। अब फॉर्मूले का माइनस लगाना है, पहले लगा दिया। c2a1 -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस का 12, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस माइनस मिलके अभी प्लस होने वाले हैं। इक्वल टू 1 अपॉन, अब क्या लिखा, इक्वल टू में मैंने 1 अपॉन a1 b2, 2 को -2 से करेंगे, माइनस का 4, फिर फॉर्मूले का माइनस लगाना है, लगा दिया। फिर a2 b1, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ गया, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब इसके बाद देखिए ये दोनों टर्म माइनस किए, दोनों प्लस हो जाएगी, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। x अपॉन -52 इक्वल टू y अपॉन, देखिए -51 और माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो गए, प्लस, तो -51 प्लस 12 इक्वल टू 1 अपॉन, माइनस का 4 है और माइनस का 9 है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, तो 1 अपॉन -13। इसके बाद मैंने इसको सोल्व किया, x अपॉन -52 एज इट इज है, इक्वल टू y अपॉन, ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की डिजिट ग्रेटर है, तो आंसर आ गया माइनस का 39। इधर आ जाइए आप, यहाँ पे मैंने सोल्व कर ही लिया था, तो यहाँ पे कितना है, -1 अपॉन 13। अब इसके बाद वाली स्टेप और इम्पोर्टेंट है, ये तीनों रेशो आपस में इक्वल आ गए। अब आप देखिए, अब देखिए हमें जो स्टेप मिल चुकी है फाइनली वो क्या है,
x अपॉन -52 इक्वल टू y अपॉन -39 इक्वल टू -1/13। अब हमें पता लग चुका है कि ये तीनों के तीनों रेशो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इनको सॉल्व करने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है। एट द सेम टाइम दो को एक साथ लेंगे। तो पहले एक बार मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँगा। आपको हर बार एग्जाम में यही करना है। पहले एक बार आप फर्स्ट को थर्ड के इक्वल करेंगे, फिर आप सेकंड को थर्ड के इक्वल करेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इन दोनों को इक्वल किया। मैंने लिखा x अपॉन -52 इक्वल टू -1/13। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, बच्चों का काम है। 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 13 को तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 13x, और -52 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 52। तो 13x इज इक्वल टू 52। अब क्या करेंगे, x के साथ 13 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। 52 अपॉन 13, 13 की टेबल में 52 4 टाइम्स आता है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। y अपॉन -39 इक्वल टू -1/13। वही सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 13 को y से करेंगे 13y, और -39 को -1 से करेंगे तो प्लस का 39। 13y इक्वल टू 39, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 39 अपॉन 13। 13 की टेबल में 39 भी आता है कितने टाइम, 1 टाइम। 13 से 39 का, सॉरी 13 की टेबल में 39 आता है 3 टाइम्स। तो 13 से 39 कितनी बार कट गया, 3 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। इसका मतलब मुझे यहाँ पे आंसर मिल चुका है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। दिस इज द आंसर। ओके।